एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है JSK21, ये शायद उनके चैनल का नाम होगा। उन्होंने पूछा है कमेंट करके कि आजकल कुंडलिनी पर बेहद चर्चाएं चलती हैं चैनल्स पर, आप बताएं सच में कि ये क्या है, और इस पर विस्तार से बताने कर पा रहे हैं। उनका ये कमेंट काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसका यही एक तरह से अर्थ है। तो इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कई तरफ से, तो फिर पूरी बात साफ हो जाएगी। तो इसमें पहली बात तो एक तरह से यही है कि आम तौर पर सभी आध्यात्मिक साधक एक बात पर, इस कुंडलिनी वाली पर एक तरह से बहुत कन्फ्यूज भी रहते हैं, और एक तरह से मन में अंदर ये भी फाइनली निश्चित कर लिया होता है कि बिना कुंडलिनी के साधना के आत्मिक विकास एक तरह से नहीं हो सकता, और वो इसे एक तरह से एक जादू या चमत्कारिक शक्ति की तरह देखते हैं, मानते हैं। क्योंकि विशेषकर आधुनिक समय में आजकल इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, बातें बहुत चलती हैं साधना के जगत में। जबकि सच्चाई है कि यह हमारे शरीरों का, एक तरह से कहो 3 शरीरों का पहले उनका एक संयुक्त कार्यक्रम है, और हमारे जीवन की परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुसार न केवल साधना के क्षेत्र में बल्कि और भी सभी क्षेत्रों में एक तरह से आवश्यकता के हिसाब से अपना काम करता रहता है, और उसी हिसाब से ये बॉडी को ज़्यादा कम एनर्जी एक तरह से रिलीज करता रहता है। और ये सच में तो हमारे एक तरह से ऑटो नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन ये चेतन रूप से भी यदि इस पर कुछ किए जाएं विधियों के द्वारा, ध्यान विधियों के, तो उससे भी सक्रिय हो जाता है, लेकिन उसको हम बाद में डिटेल बात करेंगे। बस आपसे इतना ही निवेदन है सभी मित्रों से कि इस वीडियो को थोड़ा अंत तक सुनने, क्योंकि ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये साधना के जगत में एक तरह से बहुत ही आपको काफ़ी चीज़ें स्पष्ट करेगी। और इस विषय में हमें एक बात और भी साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि ये जो कुंडलिनी और 7 चक्र हमारे जीवन में हैं, जिनकी हम चर्चा चलते हैं, ये एक तरह से अपने अपने गुण धर्म के हिसाब से जो प्राकृतिक रूप से कार्य हमारी बॉडी में करते भी रहते हैं, सामान्य भी जो साधना नहीं करते उनके में भी, और ये ऊर्जा के एक तरह से केंद्र हैं। इनके बारे में हम पूरी डिटेल में अभी बात करेंगे। और ये हमारे भौतिक शरीर के हिस्से भी नहीं है, मैं थोड़ा संक्षेप में पहले ये सारा बता दूं। और ये जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रजनन है या भय क्रोध से बचना है, संकल्प आदि, इस तरह के जो सारे कार्य होते हैं हमारे जीवन के, एक तरह से उन्हें करते रहते हैं। और फिर जब इनको हम छेड़छाड़ करते हैं, तो फिर शक्ति को एक तरह से बढ़ाते हैं या घटाते हैं, और इन सब का जो नियंत्रण एक तरह से मन के अंदर ही होता है। लेकिन यदि हमारा मानसिक विकास किसी भी क्षेत्र में बढ़ता है, होता है, चाहे वो राजनीति है, व्यापार, विज्ञान है या अध्यात्म है, तो फिर ये सारे के सारे शरीर जो है तंत्र ऊर्जा को एक तरह से अलग ढंग से चलाने लगते हैं। ऐसा समझें कि मन से कोई भी विचार या भाव शरीर के द्वारा दूसरे के ऊर्जा के माध्यम से, इन चक्रों के माध्यम से एक तरह से हमारी फिर बॉडी में आता है, प्लेक्सिस में आता है नर्व के, और फिर उन पर ये सारा काम करता है। और उस पर हम अभी थोड़ा और डिटेल से बात इस पर करेंगे। तो इसमें पहले हम थोड़ा सा एनाटॉमी समझते हैं कुंडलिनी की। यह हमारे शरीर में एक तरह से एक तिकोने आकार का एक अंग होता है, जो मेडिकल साइंस में तो उसको कुंडलिनी वगैरह का कुछ नाम नहीं दिया जाता, और वो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ठीक नीचे स्थित होता है, और सेक्स सेंटर के एक तरह से पीछे की तरफ होता है। और ये एक तरफ तो रीढ़ के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा, और ये दूसरी तरफ हमारे आगे सेक्स सेंटर से जुड़ा रहता है। और चूंकि ये एक कुंड टाइप स्थिति होती है, पेल्विस रीजन कहते हैं उसे बॉडी का एनाटॉमी के हिसाब से, उसमें होता है कुंड में, तो इसलिए कुंडलिनी कहते हैं। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि ये एक कुंडल मारे हुए बैठा है, जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है तो ये फिर ऊपर को उठ जाता है, इसका फन सांप जैसा, इस तरह की बातें, इसलिए इसका नाम एक तरह से कुंडलिनी पड़ जाता है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं पूरी तरह कि हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा विभिन्न स्रोतों से एक तरह से आती है, भोजन से या सूर्य से, और प्राण वायु जो सांस द्वारा या ध्यान के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, तो वह सच में तो हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में ही एक तरह से रिजर्व होती रहती है, इकट्ठी होती है इमरजेंसी के लिए,
और दैनिक आवश्यक कार्यों के लिए। परंतु इस अंग में एक तरह से ये जो तिकोना अंग है वहाँ उसमें कैविटी में, गड्ढे में, उसमें एक तरह से ज़्यादा इकट्ठी होती है। और इसका सच में तो कारण एक है कि वहीं इसके बिल्कुल मिला हुआ इससे सेक्स सेंटर है हमारा, और प्रकृति को सबसे ज़्यादा हमारे सेक्स के द्वारा एक तरह से अपनी प्रजनन या को अपनी पीढ़ियों को आगे चलाना चाहती है, तो वो वहीं ये सच में सबसे ज़्यादा उसी में ही एक तरह से प्राकृतिक रूप से काम आती है। अगर इसका कुछ और उपयोग ना किया जाए तो ये वहीं इसका सारा होता है। और बात तो यहाँ तक भी जानने वाले कहते हैं कि सेक्स का जो आनंद है वो एक तरह से इसी के कंपन की वजह से आता है, क्योंकि उसमें एनर्जी भी हमारी बॉडी से फ्लूइड के साथ एनर्जी भी बाहर रिलीज होती है आकाश में। तो ये सिर्फ इसका ये प्राकृतिक काम है प्रजनन, लेकिन इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि इसको कैसे शक्ति को दूसरी चीज़ों में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक तरह से मोटे तौर पर हम इसको मानने के ये एक तरह से हमारी बॉडी की एक तरह से विद्युत को इकट्ठी करने एक तरह से बैटरी टाइप का हो। अब फिर होता क्या कि हमारे जो सारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरी बॉडी से ये सब अंग हमारे एक तरह से जुड़े हुए होते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम मोटे तौर पर, इसमें बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना, लेकिन मोटी मोटी बातें एक तरह से एक साधक को भी जाननी चाहिए। हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, और नर्वस सिस्टम एक तरह से एक तार जैसा वायरिंग जैसा सिस्टम है। उसके मोटे तौर पर हम दो हिस्से समझकर इसको चलते हैं। एक पहला हिस्सा तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कहो मुख्य तंत्रिका तंत्र, जो एक तरह से रीढ़ की हड्डी के अंदर उसका मोटा हिस्सा होता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। वो और उसके ऊपर ब्रेन की स्थिति, ये दोनों मिलकर मोटे मोटे भाग, ये तो एक हिस्सा कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो एक बात हुई। और ये सारी जो सूचनाएं सारी बॉडी की आती हैं इसी तरह के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के ही रीढ़ की हड्डी के अंदर से वो ब्रेन स्टेम में जाते हैं, फिर पूरे ब्रेन में होते हैं। तो एक हिस्सा तो ये हुआ नर्वस सिस्टम का मुख्य। और फिर इसमें से भी निकलते हैं अलग अलग अंगों के हिसाब से नर्व, स्पाइनल कॉर्ड में से जिनके 31 जोड़े हैं, एक तरह से दोनों तरफ एक एक निकलते हैं 31 जोड़े, वो सारे अंगों में जाते हैं शरीर के। और ये फिर सारे सूचनाएं लाकर फिर इसे में देते हैं और फिर इससे ऊपर जाते हैं। तो एक भाग तो ये हुआ नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग, स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क। और एक फिर दूसरा और भाग होता है, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें 12 जोड़े तो सीधे दिमाग से ही निकलते हैं, जो इसमें आते भी नहीं, वो अलग अलग अंगों में सब जाते हैं। और वो उनको क्रेनियल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्रेन का मतलब जो एक तरह से मस्तिष्क ही होता है। तो उनसे निकल के सारे अंगों से कर कर वो फिर घूम फिर के इसी से जुड़ जाते हैं आकर, और फिर मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान इस तरह से चलता है, इन 31 का भी उन 12 का भी। और इस सारे को पेरिफेरल कहते हैं। इन दो को छोड़कर मेन को जो जितना सारा और सिस्टम उस सारे का नाम पेरिफेरल है, या कहो परिधीय कहो या क्षेत्रीय कहो, जो भी। और उसमें होता क्या है, उसकी भी एक मोटी सी बात समझते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम खुद ही कंट्रोल करता है। जैसे सांस का, हृदय का धड़कना, भोजन को पचाना, वो ऑटो नर्वस सिस्टम करता है। वो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम उसका एक हिस्सा होता है। तो ये सारा एक तरह से सिस्टम है ब्रेन का। और सच में तो ये कि ब्रेन से ऊर्जा इस पेरिफेरल सिस्टम में भी जाती है, और फिर वहाँ से नीचे भी जाती है, और फिर कुंडलिनी थ्रू फिर वापस एक तरह से ये सर्किट है ऊपर से नीचे का, सूचनाओं का भी और एनर्जी का भी। आगे के हिस्से सभी अंगों से जाएगा, नीचे जाएगा कुंडली तरफ, और फिर रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड से सूचनाएं लेता हुआ वहाँ आता है। तो ये एक मोटा सा हमारे नर्वस सिस्टम का और ब्रेन का वो है। तो ये सारा का सारा जो है एक तरह से फिर मस्तिष्क से एक तरह से जुड़ जाता है। और ये जो नर्वस सिस्टम है, ये अभी हमने पहले बताया, एक तरीके से हम वायरिंग समझें। जैसे मकान में हमारी बिल्डिंग में वायरिंग होती है और उसका कोई मेन स्विच भी होता है, तो ब्रेन हमारा एक तरह से मेन स्विच है। और हमारे शरीर में जो मुख्य केंद्र मस्तिष्क है, उसके ही सारे आदेश ये सारे अंगों के ले जाता है वायरिंग। और फिर अंगों का हालचाल, उनकी समस्या जो भी कुछ है, सारी इसी सिस्टम के द्वारा फिर हेड ऑफिस में नर्वस उसमें ब्रेन में चली जाती है। और ये सारा सिस्टम इस तरह आता जाता रहता है। सबका मालिक मुख्यतः मस्तिष्क ही है। और उसके साथ ही एक तरह से इसमें और भी कई बातें, लेकिन उन पर हम अभी डिटेल में नहीं जाते। इस नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने ऑटो नर्वस सिस्टम बताया, इसी तरह कई छोटे छोटे मस्तिष्क भी होते हैं जो एक तरह से क्षेत्रीय कार्य करते हैं।
लेकिन उनके बारे में हम नहीं जानते। अभी हमने मेन चीज़ एक सर्किट जान लिया नर्वस सिस्टम का, के मुख्य भाग और ये सारे जो अब तक हमने नर्वस सिस्टम की बात की, हमारे शरीर के अंग हैं, सारे दिखाई देते हैं, सारे काम करते हैं, भौतिक शरीर के एक तरह से हिस्से हैं। और सच में तो ये बहुत जटिल है, इसके बारे में पूरी तरह तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। लेकिन चलो, उसका ना पाने का भी एक तरह से एक मोटा कारण है कि स्थूल शरीर से आगे के जो और हमारे शरीर हैं, फिलहाल हम 3 शरीरों की बात कर रहे हैं, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। वो जो है उन्हें वैज्ञानिक मन के नाम से ही जानते हैं एक तरह से मोटे तौर पर। उनके बारे में कोई भी उन्हें सटीक जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो पकड़ में नहीं है, स्थूल हैं ही नहीं, वो दिखाई नहीं देते। और यह स्थूल शरीर जो है एक तरह से ये दिखाई देता है, जबकि ये सारा का सारा ये जो हमारे इनका 4 शरीरों का पहला सिस्टम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारा हमारे मन से ही चलता है, मुख्यतः कहो चौथे से और तीसरे से। और ये सारी कार्य प्रणाली जो है इन दूसरे शरीर की और पहले के सारी उनके ही आदेश से कहो या उनकी ही इच्छा के हिसाब से सारा का सारा चलता है। और उन्हीं के हिसाब से हमारा भौतिक शरीर भी अपने आप को रीएडजस्ट करता रहता है, एक तरह से कहो ये काम करता रहता है। और हमारे इस भौतिक शरीर की सच में एक और बहुत ज़बरदस्त खूबी भी है कि यह बहुत लचीला होता है, फ्लेक्सिबल, यानी सभी झंझटों को, सभी तनाव को भी झेल लेता है और हमारी भाव दशाओं के साथ एक तरह से अपने आप को अदल बदल करता रहता है, झेलता रहता है। और इसका जो नर्वस सिस्टम है, जिसकी अभी हमने पेरिफेरल की बात की थी, उसका एक हिस्सा है ऑटो नर्वस सिस्टम, स्वयंसेवी संस्थान जो खुद ही अपने काम करता है, जरूरी मस्तिष्क की सलाह भी नहीं लेता। उसमें इतनी ताकत है हमारे ऑटो नर्वस सिस्टम में कि यदि हम उसका सहयोग करें, तो ये बात अभी बहुत डिटेल की है, वो हमारी बॉडी की हर बीमारी को, हर अंग को रिपेयर करने की एक तरह से बहुत अक्षमता रखती है। अजूबे काम एक तरह से वो नर्वस सिस्टम कर सकता है, बशर्ते हम उसे अपने मन के द्वारा एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग देते रहें, सहयोग करते रहें और बाहर से सही भोजन भी दें। लेकिन ये भी हमारा फिलहाल यहाँ विषय नहीं है। लेकिन ऑटो नर्वस सिस्टम हमारा एक तरह से हमारे शरीर का एक मुख्य असली चीज़ है, जो हमारी लापरवाही में हम कुछ भी करते हैं, उस सारी चीज़ों को, जरूरी चीज़ों को अपने तरह से एक तरह से कंट्रोल करता रहता है। अभी हम थोड़ा सा इस पर और बात करेंगे, फिर कुंडलिनी पर एक तरह से बात करेंगे। तो हमारे शरीर में जो सर्वाधिक सूक्ष्म चीज़ बनती है इस भौतिक शरीर में, हम इधर से लेकर चलते हैं, वो भोजन से, सांस से आदि के द्वारा जो होती है, हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, शरीर विद्युत भी कहते हैं, वाइटल एनर्जी भी कहते हैं। और वो एक तरफ तो इस शरीर से भौतिक से जुड़ी है, क्योंकि इसी से बनती है, इसी में इकट्ठी होती है, एक तरफ इससे जुड़ी है। और दूसरी तरफ सूक्ष्म होने के कारण वो फिर अगले शरीर से, दूसरा जो शरीर है उससे भी जुड़ी है, वही एनर्जी, यानी वो दोनों से जुड़ी है एक तरह से, वही हमें बाहर को दूसरे से जोड़ती है। और वो हमारी बॉडी के भी प्रत्येक सेल में स्टोर रहती है। और जैसे वो ज़्यादा होती जाएगी थोड़ी, तो बाहर भी वो एक तरह से चमकने लगती है। शरीर के बाहर एक तरह से उसका आकार और भी गाढ़ा या घना होना लगता है, जिससे कि हम मोटे तौर पर ऑरा कहते हैं। हालांकि वो हमेशा ही शरीर के बाहर रहती है, कमज़ोर अवस्था में भी रहती है, लेकिन वो जितनी वो सघन होगी वो थोड़ा और ज़्यादा साफ होगी। और ये एक तरह से हमारे शरीर को मोटे तौर पर अगर हम कहें मोटी भाषा में, तो ब्रह्मांड से जोड़ता है। ये नंबर 2 की बॉडी, जिसे प्राण ऊर्जा कहते हैं, ये एक तरफ शरीर से है, दूसरी तरफ उधर है। और फिर यही तीसरे चौथे शरीर से भी जुड़ जाता है, जो कि एक तरह से दोनों ही मोटे तौर पर सूक्ष्म शरीर के नाम से जाने जाते हैं, या मन के नाम से उन्हें हम कहते हैं, तीसरे चौथे शरीर को। और यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि सारे हमारे चिंतन, मनन, निर्णय, संकल्प, साहस, भय, प्रेम, क्रोध, घृणा, जो भी कुछ भाव हैं सारे के सारे इस मन से ही आते हैं, यानी इस चौथे शरीर, तीसरे से ही सारे आते हैं। हमारा जीवन सच में उधर से चौथे शरीर से आता है, नीचे की तरफ। और ये दोनों शरीर, पहला दूसरा, तो उनको एक तरह से अभिव्यक्ति करते हैं, उनको प्रकट करते हैं, उनका उन आदेशों का एक तरह से पालन करते हैं। लेकिन वो चूंकि वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, हालांकि महसूस सब करते हैं। इसे तो हम ऐसा ही समझें कि पहला शरीर स्थूल है, ये हमें दिखाई देता है, इसलिए इसे स्थूल कहते हैं। फिर दूसरा सूक्ष्म होगा, जिसे हम भाव शरीर कहते हैं। और फिर तीसरा एक और है,
वो अति सूक्ष्म होगा, जो जिसमें तीसरा और चौथा उनको हम अति सूक्ष्म कह सकते हैं। और फिर पांचवा जो जिसके हमें एक तरह से, जिसके लिए हम सारी चीज़ें करते हैं, साधना करते हैं, पांचवा वो एक तरह से सूक्ष्मातीत कहलाता है। यानी पहला स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर अति सूक्ष्म और फिर सूक्ष्मातीत, यानी जिसे हम पांचवा कहें, जिसे हम एक तरह से चेतना कहें। तो ये तो यहाँ तक की बात हुई, लेकिन ये इस वर्गीकरण को दूसरे ढंग से भी हम समझ सकते हैं। जो पहले चलता था वो सीधा साफ है, उसमें तीन ही है, पहला स्थूल और दूसरा तीसरा चौथा मिलाकर उनका एक नाम रख दिया सूक्ष्म शरीर, और फिर पांचवा रख दिया कारण शरीर, चेतना, आत्मा। यानी उसकी वजह से ही वो ही कारण है सारे सिस्टम का, हमारे व्यक्तित्व का। तो वो तीन का है, ये एक तरह से पाँच का है, और फिर सात का भी है। लेकिन हमारा काम यहीं तक समझने का, हमें ज़्यादा आगे अभी जाने की ज़रूरत नहीं, हम कुंडलिनी की बात कर रहे हैं। तो हमारा तो एक सीधा सा मापदंड है सभी का ही कि आँखों से जो दिखाई दे वह स्थूल, जो उन्हें दिखाई दे वो सूक्ष्म। लेकिन सेकंड बॉडी जो हमारी प्राण शरीर है वो थोड़ा स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, अभी हमने पहले जिक्र किया। तो वो एक कैमरा, स्पेशल कैमरा है, क्रिलियन कैमरा, वो उसको भी एक तरह से उसका भी फोटोज ले लेता है, प्राण ऊर्जा को भी एक तरह से दिखा लेता है, जो कि हमारे शरीर के चारों तरफ भी 8-10 इंच, 11-12 इंच तक एक तरह से, 6 इंच तक अपनी उसके हिसाब से दिखाई देती है। बस इतना है कि उसको हमारी आँख नहीं पकड़ पाती, और कैमरा उसको ज़्यादा सूक्ष्म है, अति संवेदनशील है, उसको पकड़ लेता है फोटोज द्वारा, और फिर उससे कुछ जानकारियाँ भी मिल जाती हैं, अनुमान लगाए जाते हैं, वो सटीक तो कुछ ज़्यादा होती नहीं। लेकिन असली बात तो सारी की सारी जो है हमारी, वो तो अंतिम एक तरह से सूक्ष्म शरीर में ही कहो या मन में ही कहो, वहीं संग्रहित होती है, और वो कैमरे की पकड़ में दूसरे शरीर से आगे कुछ आता नहीं है। लेकिन सब नियंत्रित भी वहीं से होता है, और भले ही हम उसे देख भी ना पाते हों, लेकिन हम हमेशा सभी महसूस करते हैं कि मन क्या है। तो ये यहाँ तक हमने थोड़ी सी बातें एक तरह से की, और फिर अब हम इससे आगे बात करते हैं कुंडलिनी पर। तो मैंने पहले बताया कि कुंडलिनी नाम का कोई अंग तो हमारे शरीर में है नहीं। सच में ये एक तरह का सिस्टम है, या कहो एक प्राण ऊर्जा का प्रवाह है। एक जैसे और कई सिस्टम होते हैं, इसी तरह शरीर जैसे और सिस्टम है, उन्हीं की तरह ये भी है। जबकि यह सच है कि हमारे शरीर के बीचों बीच जो लोग साधना करते हैं, इसकी मैं थोड़ी सी और बातें बता दूं, तो उनको एक लाइन बीच में बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे तक की एक लाइन साफ स्पष्ट महसूस देने लगती है, और दिखाई भी दे जाती है कभी कभी तो साफ साफ बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। और थोड़ा सा ही उस पर फोकस करने से या ध्यान की गहराई में जाने से वो सारी चीज़ें चलती हैं। और इसके साथ भी और भी साइड में वो ईंडा पिंगला वाली वो भी दिखाई देती हैं दोनों। लेकिन ये सारा हमारे एक तरह से प्राण शरीर का कहो, और हमारे मन का, उनका ही एक तरह से एक क्षेत्र है, सूक्ष्म जगत का कहो या सूक्ष्म शरीर का। और इसमें हमें जो मेन बात समझने हो, हम कुंडलिनी पर आते हैं अभी इस तरह से सारी बात समझकर। वो जो हमारा प्राण शरीर है, एक तरह जिसे हम भाव शरीर कहते हैं, एथरिक बॉडी कहते हैं, नंबर 2 वाला, ये सच में हमारे शरीर को ही एक तरह से बाहर के ईथरिक जगत से कहो, सूक्ष्म संसार से कहो, ये जो हमारा सूक्ष्म बाहर हैं हमारे और शरीर मन वाले, उनसे एक तरह से जोड़ता है। और यही शरीर सेकंड वाला भाव शरीर ही इस भौतिक शरीर से, यहाँ से अब हम असली बात समझते हैं। ये हमारा जो ये है दूसरे वाला शरीर, इससे पहले वाले से एक तरह से 7 मुख्य बिंदुओं पर जुड़ा है। हालांकि 700 पर जुड़ा हुआ है, लेकिन हम 7 की ही बात करते हैं मुख्य से। वो 700 भी सही है, वो भी क्रिलियन कैमरे की पकड़ में आ चुके हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक तरह से हमारे उससे पहले वाले उससे 7 मुख्य बिंदुओं पर जुड़ा है, जिनको कि हम एक तरह से चक्र कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, और इसी के द्वारा हमारे ऊपर के जो सूक्ष्म शरीर, मन वगैरह सारी चीज़ें इन बिंदुओं के द्वारा ही हमारे पहले शरीर में, या इन केंद्रों के द्वारा ही, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, हमारे सारे के सारे इसमें शरीर में आती हैं। अब हम थोड़ा 7 को समझते हैं कि वो 7 कैसे कैसे हैं। उसमें भी हमें एक बात समझनी चाहिए, जिन मुख्य बिंदुओं पर ये ऊर्जा हमारे शरीर से जुड़ी है, सेकंड बॉडी वाली, और दूसरी तरफ मन से जुड़ी है, ये एक तरह से 7 बिंदु जो माने गए हैं, चक्र भी हम आप सुनते हैं, तो वो ऐसी जगह आकर जुड़ते हैं जो हमारे शरीर के बहुत प्रमुख हिस्से होते हैं। यानी एक तरह से अंतरस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारे बॉडी के मेन चीज़ों को
सबसे मेन चीज़ है हमारा मेटाबॉलिज्म, वो उसको एक तरह से संचालित करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसका जो भी रेगुलेशन है, रेगुलेट उसको करती है। तो सबसे पहला जो हम लेते हैं एक तरह से, वो हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में है, बीच में ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ग्लैंड, वो अंतरस्रावी ग्रंथि है, वो एक तरह से मास्टर ग्लैंड के रूप में मानी जाती है। तो वो उसको हम शरीर के हिसाब से तो वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, लेकिन योग के हिसाब से कहो या इस चक्रों के हिसाब से, ऊर्जा के हिसाब से कहो, तो वो सहस्त्रार चक्र है, और वो वहाँ जुड़ता है, और उससे ही वो एक तरह से अंतरस्रावी ग्रंथि हमारी प्रभावित होती है, और पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में उसका एक तरह से मेन होता है। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी मानना है, उनकी बात में कुछ दम भी है, कि ये आत्मा का स्थान है, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम में से, हमारे ब्रेन के बीच में से एक तरह से हमें अपने आप का होने का हम महसूस हमें एक तरह से देता रहता है। तो ये तो पहला चक्र है, जो जहाँ दूसरा शरीर हमारे पहले शरीर से जुड़ा है, एक पॉइंट। दूसरा जो चक्र है वो एक तरह से पीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो ये पीनल ग्लैंड ये हमें दिखाई देगी, लेकिन आज्ञा चक्र हमें दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से पहले वाले में सहस्त्रार दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रंथियाँ दिखाई देंगी सारी की सारी। तो ये दूसरा हुआ, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, ये दूसरा हुआ। उसमें भौतिक शरीर में जो है पीनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। ये 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरा है जिसे हम विशुद्ध चक्र कहते हैं, जो हमारे गले में होता है, वहाँ हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो मेन उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म में, सारी चीज़ों में। तो वहाँ थायराइड ग्लैंड है, वहाँ हमारा दूसरा शरीर इस शरीर से जुड़ा है, और डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड भी ऊपर से, ऊपर के शरीरों से ऊर्जा एक तरह से लेती है। ये तीसरा होगा। फिर इससे नीचे हम आते हैं जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, हृदय के पास, वहाँ एक थाइमस ग्लैंड है, वो भी इसी तरह की बहुत कीमती ग्लैंड है, वो हमारा चौथा होगा। फिर उससे नीचे चलते हैं, पैनक्रियाज हमारा जो इंसुलिन वगैरह ये बनाता है सारा, वहाँ पर नाभि से थोड़ा ऊपर जो है, वहाँ मणिपुर चक्र हम उसे कहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, वो ऊर्जा का केंद्र है और ऊर्जा चक्र है, वहाँ से ऊर्जा आती है पहले शरीर में, पैनक्रियाज के आसपास। ये 5 हो गए। फिर छठा है हमारा स्वादिष्टान चक्र, जो थोड़ा नाभि से नीचे है, और वहाँ पर है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, जो उसके थोड़ा पास ही है। तो वहाँ से वो उसको ऊर्जा को लेती है मोटे तौर पर, जो हमारे सारे सिस्टम को रेगुलेट करती है। तो ये हमारा छठा होगा। और फिर सातवां है जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, वो सच में हमारे जहाँ टेस्टिस हैं होते हैं, मेल में, फीमेल में ओवरीज होती हैं, वो सारी ग्लैंड्स हैं, बहुत ज़रूरी काम करती हैं, और वो कुंडलिनी के बिल्कुल पास होते हैं। तो ये जो सातवां चक्र है ऊर्जा का, जहाँ ऊर्जा आती है, उधर कुंडलिनी से भी जुड़ी है, उधर ऊपर के सर्किट से भी जुड़ी है, तो वो मूलाधार चक्र हमारा होता है। और ये सारी की सारी जो ग्रंथियाँ हैं, एक तरह से नर्व्स प्लेक्सस जो होते हैं, गुच्छे होते हैं नर्वस सिस्टम के, उनके द्वारा जो ऊर्जा है एक तरह से ब्रेन में भेजते हैं, और फिर ब्रेन उसको एक तरह से सारे शरीर में उसका रेगुलेशन करता है, या उसको जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसी उसको भेजता रहता है। तो ये हमने एक मोटी सी स्थिति अपने शरीर के बारे में समझी, और जिसका कि एक तरह से जानना हमारा बड़ा ज़रूरी था। अब हम थोड़ा यहाँ से आगे फिर कुंडलिनी के ऊपर बात करेंगे, चूँकि कुंडलिनी एक तरह से बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, इस पर हम शायद एक और वीडियो भी बनानी पड़े, लेकिन इसमें ही हम समझते हैं यही थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये सेकंड शरीर की बात तो हमने समझ ली। तो सारी जो ऊर्जा है आदि से उस भौतिक शरीर में लाता है, और फिर शरीर की हर स्थिति से मन को अवगत कराता है, वापसी में भी, और प्रभावित खुद भी होता है और उनको भी प्रभावित एक तरह से करता है सारा का सारा। और शरीर की परिस्थितियों के अनुसार ही जैसे भी वो होती है, खुद प्रभावित होता रहता है एक तरह से, और उसको भी करता रहता है। मतलब मैंने पहले भी बताया, फिर बताऊँ कि सच में एक सिस्टम है। कुंडलिनी कोई सेपरेट एक चीज़ नहीं है कि जहाँ से कुछ जादू से कुछ छुआ और कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा एक सिस्टम है। तो ये सारा का सारा एक तरह से रेगुलेट होता है। और इसमें बड़ी मोटी सी बात है कि शरीर की सारी क्रियाएं ठीक हैं तो ये भी ठीक है और स्वस्थ रहता है, ये हमारा ऊर्जा तंत्र। और यदि हमारे मन में ऊपर कुछ गड़बड़ होगी, उधर से नेगेटिव थॉट्स आए, उनकी वजह से ऊर्जा का सारा एक तरह से कबाड़ हो जाता है, और या इधर शरीर में कोई फॉल्ट आ गया उसकी तरफ से, तो ये उनके हिसाब से भी, मन के भी और शरीर के भी, दोनों के बीच का सिस्टम एक तरह जोड़ने का, ये उसी हिसाब से बदलता बदलता रहता है। और इसमें यहाँ एक और बात समझने की है कि जितने भी हम एक तरह से ध्यान में के अनुभव में होते हैं, झटके लगते हैं, शरीर के भागों में कहीं चींटी सी रेंगती है, और ये कुछ मस्तिष्क
में ये हमें दृश्य भी दिखाई देते हैं, ये सच में हमारी ऊर्जा के जो ऊपर से आदेशों से आ रही है मनुष्य शरीर से, उसके कारण जो हमारी ऊर्जा का प्रवाह है कम या ज़्यादा होता है, सारा एक तरह से उसका ही जो ध्यान विधियों से भी होता है, थिंकिंग से भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिविटी से भी होता है, तो उनसे जो हमारे ऊर्जा का प्रवाह कम या ज़्यादा हमारे नर्वस सिस्टम में और ब्रेन में होता है, ये सारा का सारी चीज़ें उसके एक तरह से उसके प्रभाव हैं, या कहो उससे एक तरह से उत्पन्न हुई चीज़ें हैं। इन्होंने एक बाई प्रोडक्ट कहो ऊर्जा के कम ज़्यादा होने का, एक बाई प्रोडक्ट्स हैं, झटके वगैरह दृश्य वगैरह जो भी कुछ है सारे उस ऊर्जा का ही खेल है। चाहे वो फिर दुख के हों, सुख के हों, अलग अलग दृश्यों के देखने को हैं, कुछ भी हो, शरीर मन मस्तिष्क में जो भी सारे के सारे में परिवर्तन होते हैं, वह सारा का सारा एक तरह से मन मस्तिष्क और ये जो एक तरह से ये दूसरा हमारा शरीर है, इनके और मन के और हमारे भौतिक शरीर के, इन सब के ही एक तरह से हमारा जो जोड़ वाला सिस्टम है, उसका ही एक तरह से ये सारा तालमेल है पूरा सिस्टम। तो यहाँ तक हमारी कुछ चीज़ें समझ में आई, यानी इनके ही चारों शरीरों के एक तरह से जो प्रतिक्रियाएँ आपस में लेन देन की, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनके ही सारे ये परिणाम है जो भी हमें दिखाई देते हैं ध्यान में, झटके और दृश्य और भय डर बहुत चीज़ें आती हैं। और मज़े की बात है, इतना ही नहीं, इनके साथ ही ये जो परिवर्तन होते हैं ध्यान में, मैं भी कहो या चेतना को कहो, मैं अपने को चेतना समझूं, हम सब भी इन सारी क्रियाओं के साथ साथ एक तरह से दुखी सुखी होते रहते हैं, हम सब जानते हैं। और यहाँ पर यह भी एक तरह से जान लेना थोड़ा ज़रूरी है कि ध्यान या प्राणायाम मंत्र साधना आदि के द्वारा जो भी थोड़ी सी स्थिरता हमारे मन में आती है, शांति या कुछ होश बढ़ जाती है इन सारी चीज़ों से भी, तो वह सब भी एक तरह से इन चारों के ही तालमेल का परिणाम होता है, चारों शरीरों के जो हम मंत्र करते हैं, प्राणायाम करें, सारी विषय। और ये विधि विशेष के उपयोग से सारी चीज़ें आते हैं। और यहाँ एक और भी बात थोड़ी समझने की है कि ये हमारी पहली जो नेचुरल अवस्था में जिसमें हम रहते हैं सामान्य जीवन में, उससे एक तरह से आगे की स्थिति होती है, एक नई चीज़ होती है जो हमें एक बारे में एक तरह से कहो अपने बारे में एक नई जानकारी मिलती है और एक बहुत अच्छी बात लगती है। लेकिन इसको हम थोड़ा दूसरे ढंग से भी समझ लें, यदि हम थोड़े से भी संवेदनशील हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान, तो चीज़ों को प्राकृतिक ढंग से यदि हम ले रहे हैं सही मात्रा में और बिना किसी नकारात्मक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ले रहे हैं, सहज भाव में जीवन जी रहे हैं, खुले मन से ले रहे हैं, तो ये सारे प्राथमिक अनुभव जिनकी हमने अभी तक बात की, ये सारे खुशी के, शांति के, स्थिरता के जिन भाव की बात हमने अभी की, ये एक तरह से संगीत से भी आ सकते हैं, भावपूर्ण भजन से भी आ सकते हैं, सहज रूप से हम सेक्स करते हैं उससे भी आ सकते हैं, और कुछ ड्रग्स से भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस बात है कि उन्हें इन चीज़ों को हम धार्मिक नहीं समझते, इसलिए नहीं आते। जनरली ध्यान को ही सिर्फ धार्मिक समझते हैं। तो ये प्राइमरी जो अनुभव है इन सहज जीवन से भी, प्राकृतिक जीवन से भी आ जाते हैं। और ओशो ने तो यहाँ तक भी कहा है, एक जगह मैंने पढ़ा था काफ़ी पहले, कि उचित मात्रा में ड्रग्स से भी ध्यान के प्राइमरी अनुभव लिए जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बस उनका एडिक्ट नहीं होना है, बाद में फिर उसको बंद कर। इस तरह की भी ओशो ने बात की एक जगह। तो अब ये सारी चीज़ें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि फिर ध्यान क्यों किया जाए, तो इसका उत्तर है कि ध्यान एक बहुत लंबा प्रोसेस है और हमें बाद में एक तरह से जब असली गहरे ध्यान में जाते हैं, इनसे आगे चलकर प्राइमरी अनुभव से फिर हम संकल्प साधने लगते हैं, हम स्वयं विकसित होने लगते हैं, संकल्प में ही हमें डायरेक्ट विकसित करता है, फिर हम मौन में भी थमने लगते हैं, अपने में जमने लगते हैं, और वैराग्य भाव भी पूरा प्रगाढ़ होने लगता है, और फिर हम समर्पण में भी जाने लगते हैं, सारी की सारी चीज़ें। तो ये सारी ध्यान से ही आगे की चीज़ें आती हैं। ये तो हमने प्राइमरी अनुभव की बात की है, ध्यान से भी आते हैं, विधियों से और भी कई कई ढंगों से आ जाते हैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, हम उन मेन चीज़ों से जिनकी मैंने अभी बात की है, बाद वाले जो लंबे मौन हैं या पूर्ण वैराग्य है, जिस तरह की जो हमने बातें सारी की सारी की हैं, वहाँ से पहले ही हम अक्सर संतुष्ट हो जाते हैं। ये छोटे छोटे जो अनुभव आते हैं इन्हीं को हम सब कुछ समझ लेते हैं। और इस विषय में भगवान बुद्ध ने एक तरह से साफ कहा था, उनका एक बहुत प्यारा वचन है इस विषय में। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने जीवन में दो ही गलतियां करता है। पहली तो यह करता है कि वो इस दिशा में जागरण की
चलता ही नहीं। और दूसरी गलती यदि वो चलता भी है, वो ये करता है कि यदि चलता भी है तो अंत तक नहीं पहुंचता। तो ये उनका अपना लंबा अनुभव था बुद्ध का। तो फिर हमारे मन में क्वेश्चन फिर यहाँ से पैदा हो सकता है, फिर हम सोचेंगे कि क्या ये ध्यान विधियाँ, ये जो अनुभव होते हैं, ये हमें नहीं करने चाहिए? तो ऐसी बात नहीं, ये बिल्कुल करने चाहिए। ये प्राइमरी उसके लिए ज़रूरी है, हमें एक्टिवेट करने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन एक साधक को इन्हें ऐसे ही थोड़ा समझना चाहिए। मोटे तौर पर मैं एक यहाँ उदाहरण देता हूँ इन चीज़ों को, जो ये प्राइमरी अनुभव हैं, कि जैसे हमारे भौतिक शरीर में मान लिया कभी कोई टूट फूट हो जाती है अंदर से एक्सीडेंट में, कैसे या कैसे भी, तो फिर हम इलाज के बाद बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। शुरू में उन्हीं से करना पड़ता है, धीरे धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे उन बैसाखियों को भी हम छोड़ने लगते हैं, अपने सहारे चलने लगते हैं संकल्प के द्वारा। धीरे धीरे फिर शरीर वैसे काम, और यहाँ तक कि फिर बाद में दौड़ने भी लगते हैं। तो इसी तरह ये भौतिक शरीर के मैंने एक उदाहरण दिया, इसी तरह हम अपने अंदर मनुष्य शरीर में भी बहुत बुरी तरह टूटे फूटे पड़े हैं, हमें सबको पता है। वहाँ बहुत से ड्रोन ने अपना डेरा जमाया हुआ है, बहुत से जीवन में धोखे खाए उन्होंने एक तरह से जमाया हुआ वहाँ सारा का सारा है मामला। बहुत इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो अधूरी हैं, वो वहाँ जमी खड़ी हैं। बहुत से काल्पनिक असुरक्षाएँ, भय भविष्य की असुरक्षाएँ, पता नहीं क्या क्या, नकारात्मक थिंकिंग दूसरों के बारे में, अपने बारे में। और एक तरह से इनकी भी सफाई ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें एक तरह से समझनी पड़ेंगी। और फिर धीरे धीरे जैसे हमने भौतिक शरीर की बैसाखी गिराकर थोड़ा खतरा उठाकर संकल्प के द्वारा हम चलने लगते हैं साहस करके, तो और फिर दौड़ने लगते हैं, तो ठीक इसी तरह अपने ही ढंग से हमें अपनी ही समझ से और स्वतंत्रता से जीवन को जानते हुए, जागे हुए एक तरह से जीना है। तो फिर सभी विधियों को एक तरह से धीरे धीरे चलते चलते अपने संकल्प को बढ़ाते हुए, फिर सभी सहारों को एक तरह से जितनी हमने अभी तक ये विधियाँ ली हैं, इन सभी को, फिर सारी ध्यान विधियों को भी, फिर हर भाव को, हर विचार को, हर लगाव को, हर आशा को, एक तरह से पूरे भविष्य को, सभी कुछ को फिर धीरे 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 बाद में गिराकर हम अपने असली एक तरह से अपने ही स्वरूप में आ जाते हैं, जो इन सब के गिरने से अपने आप ही एक तरह से स्थिरता में हम आ जाते हैं। यही सभी हमें दौड़ाती रहती है रात दिन। तो ये सारी इच्छाएं, विचार, भाव, आशाएं, यहाँ तक कि ध्यान विधियाँ भी जो हम शुरू में करते हैं हमारे लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन सच में वो भी हमें बाहर ले जा रहे हैं। लेकिन शुरू में जरूरी है, फिर धीरे धीरे में उनको भी एक तरह से गिराना ही पड़ता है। और ये चीज़ें हमें सारी जाननी ही होंगी। और फिर इनके बाद तो हम अपने में एक तरह से आ ही जाते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसी वो बात नहीं होती कि भाई कुछ उसके लिए हमें अलग से काम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी और चीज़ें अभी क्लियर हुई। फिर हम इससे और आगे की बात लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो बहुत अति प्रतिभाशाली होते हैं, वो सीधे ही एक तरह से पूरी बात को समझ कर, एक और बिना साधना की प्रक्रिया से गुजरे, सीधे ही सुन समझ कर ही अपने में स्थित हो जाते हैं, कहो शांत हो जाते हैं, पूर्ण शांत में, पूर्ण विश्राम में आ जाते हैं। और जो इस तरह के लोग होते हैं, या इस दर्शन को, इस विधि को हम सभी जानते हैं कि सांख्य योग कहते हैं, सांख्य दर्शन इस तरह से कहा जाता है। लेकिन वो तो विरले होते हैं, हम उनकी बात नहीं करनी। हमें अपना मेन क्वेश्चन है हमारा कुंडलिनी वाला, अब हम उस पर आते हैं। तो यह जो हमारे शरीर का, मन का एक तंत्र है, शरीर के अंदर ही ऊर्जा के प्रवाह का अब तक जो हमने बात की, ये ठीक ऐसे ही है हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हमारे शरीर में एक पाचन तंत्र है, हम सब जानते हैं, एक श्वसन तंत्र है, एक प्रजनन तंत्र है, आदि आदि बहुत से तंत्र हैं इस तरह के, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम है बाहर का, निष्कासन का। तो ठीक इसी तरह ये ऊर्जा का भी सिस्टम है, बस इतना है कि ये बाहर ऊपर के शरीरों से भी जुड़ा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर दो बातें और समझनी चाहिए। पहली ये कि सभी तंत्र, ये जो हमने ये ऊर्जा वाला ये तंत्र कुंडलिनी वाला जाना, और ये सारे के सारे जो ये चारों का चलता है, ये एक तरह से बॉडी विजडम से ही अपना सारा का सारा कार्य करते हैं। यानी यदि हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं साधना में, कहें में तो प्रकृति का एक अपना सिस्टम है, हमारी बॉडी का एक विजडम है कि वो इनमें से इस ऊर्जा को इस तंत्र के साथ ही चेतन रूप से यदि हम कुछ करते हैं तो उनमें फ़ौरन बदलाव होना शुरू हो जाता है। और अगर नहीं करते तो फिर बॉडी की जो प्राकृतिक हमारी प्रक्रियाएं हैं, वो सेक्स है और जीना है, सांस लेना, दिल का धड़कना, उन सारों में ही एक तरह से वो उनको करती रहती है। लेकिन जैसे हम कुछ काम शुरू करते हैं तो फिर बदलाव के हमारे शरीर व मन पर, दोनों पर एक तरह से कुछ करने से चेतन रूप से फिर सारी की सारी वो चीज़ें हमें देखने के पड़ते हैं, अनुभव होने लगते हैं, परिणाम आने लगते हैं, बॉडी में भी चेंज बाहर होने लगती है, मन में भी चेंज होना लगता है सारा। और कारण सिर्फ एक कि हम साइकोसोमेटिक हैं, मनोशारीरिक हैं, अकेले ना शरीर है ना हम अकेले मन है।
और इन बदलाव का सही या गलत होना इनकी विधियों पर निर्भर करता है कि जो बदलाव हो रहे हैं सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो इनकी विधियों पर निर्भर है, उनकी मात्रा पर निर्भर है। और इस संबंध में, ध्यान के संबंध में, ये इस यात्रा के संबंध में हमारी जो पूर्व की जानकारियाँ हैं या धारणाएँ हैं, मान्यताएँ, उन पर भी एक तरह से वो सारा का सारा निर्भर करता है। लेकिन हम इन प्राणों, ये जो हमारे इस तरह के परिणाम आते हैं, हम इनको एक तरह से हमेशा सही ही समझते हैं, क्योंकि हम पहले से एक बात मानकर चल रहे होते हैं कि हम एक आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, एक कोई धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, इसमें जो भी होगा एक तरह से वो सारा का सारा ठीक ही होगा, या जो हो रहा है वो सारा का सारा ठीक ही हो रहा है, जबकि ऐसी बात होती नहीं। तो और इतना ही नहीं, ये तो हमने उनकी बातें की, विधियों की, या और जो भी है मंत्र जाप की, ये भी ना हो हम सिर्फ धार्मिक प्रवचन सुन लें, भजन सुन लें, उनसे ही कुछ प्राइमरी स्तर तक, ध्यान विधियों तक के हम इनके ही एडिक्ट हो जाएं, प्रवचन सुनने के ही हम आदी हो जाते हैं, भजन सुनने के ही आदी हो जाते हैं, और बस वहीं तक उन्हें हमें अच्छा लगता है, उससे बड़ा संतुष्टि होती है कुछ देर के लिए, और फिर एक तरह से हमारी ये चीज़ें सारी दैनिक खुराक जैसा ही हो जाता है। लेकिन कल फिर वही चीज़ें आएंगी। हम कभी नहीं सोचते कि जो मन अभी अभी हमारे प्रवचन से एक तरह से प्रभावित हो रहा है या भजनों से हो रहा है, थोड़ी देर बाद फिर ये अपने पुरानी चाल पर, अपने ढर्रे पर उसी पर आ जाएगा, और फिर वही निगेटिविटी और फिर परेशानियाँ और सुरक्षा के भाव सारे के सारे हो जाते हैं। तो सही बात है कि सिर्फ संकल्प के साथ, साहस के साथ, यदि हम मन की आंतरिकता के विपरीत कुछ करेंगे तो उससे ही एक तरह से असली विकास हमारा होता है। बातों से, सिर्फ सुनने या सोचने से इससे कुछ ज़्यादा होता जाता नहीं है। तो बहुत शुरुआती बातें हैं, और हम कितना भी जरा भी बुद्धि से काम लेते हैं, हम छोटे छोटे रिस्क लेने से, जरा से रिस्क हैं, कुछ होते नहीं, बेमतलब की सुरक्षाएं पाल लेते हैं जो कहीं होती भी नहीं है, उनसे हम डरते रहते हैं। जबकि हम इतना भी नहीं, थोड़ा सोचते, जानते हुए भी नहीं सोचते। अगर उस पर सोचे तो फिर भी हम एकदम से अपने में स्थिर हों कि सबसे बड़ा रिस्क तो 24 घंटे हमारे सिर पर मंडराते रहता है, हम सब जानते हैं, यानी मौत, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं। अगर उसमें भी सोचें तो ना, तो वही उसका सही चिंतन ही अगर पूरे ढंग से सोचे तो वही हमें काफ़ी स्थिर कर देता है एकदम से। और इस सारे जो एक तरह से ये सिस्टम की हमने बात की, इनसे बाहर आने का एक ही तरह से बड़ा मोटा सा उपाय यही है कि शरीर को तो बस ठीक ठाक स्थिति में रखा जाए, जो उसकी ज़रूरतें हैं वो नेचुरल, उनको नेचुरल ढंग से ही पूरी की जाए, ना अति उस तरफ की जाए ना उस तरफ, और सारा काम अपने मन पर ही किया जाए, क्योंकि हमारे होने का असली मालिक हमारा मन ही है। अभी भले ही वह शरीर की बदलती हुई सारी अवस्थाओं के साथ खुद भी बदलता है, क्योंकि दोनों जुड़े हैं, लेकिन वही हमारी असली चीज़ है। और एक सिंपल से उदाहरण से हम कुंडलिनी को समझते हैं, और भी अगर इसको और समझना चाहिए। हम अपनी कार से, आप समझो कहीं जा रहे हैं और कहीं पहुंच गए, जहां आपको कोई मंजिल है उस पर पहुंच गए, और फिर उसके बाद उतर कर आप अपने इंजन को पूरा सरेह देने लगोगे, देखो कितना चमत्कारी इंजन है, मुझे यहाँ तक ले आया, गजब कर दिया। जबकि सच है कि कार में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सिस्टम्स हैं, जिनके द्वारा आप यहाँ सबके तालमेल से इकट्ठे से आ पाए हैं। उसमें गियर सिस्टम भी है, कूलिंग सिस्टम भी है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम भी है, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, 1000 तरह के सिस्टम है, और उन सब के मिले जुले काम करने से ही आप यहाँ तक आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो सच में आप हैं कि आपने बिना किसी को कहीं रास्ते में कुछ ठोके पीटे, कहीं एक्सीडेंट किए, और ना खुद को चोट लगने दी, ना गाड़ी को लगने दी, और कुशल पूर्वक एक तरह से अपना सफ़र पूरा कर लिया। तो असली तो आप हैं, वो तो सारी की सारी चीज़ें एक तरह से यंत्र ही हैं, असली बात तो वही है। आप देखते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग पी पा कर चलते हैं, कितने रोज़ गड़बड़ियाँ होती हैं, और अपना भी नुकसान, दूसरों का भी। तो असली बात तो आपकी होशपूर्वक ड्राइविंग की है। और जो एक सफल, ये कहो कुशल बुद्धिमान ड्राइवर तो होता है, वो तो ख़राब गाड़ी से भी अपना सफ़र पूरा कर लेता है। बिल्कुल कंडम गाड़ी से भी सफ़र लोग पूरा कर लेते हैं, जो समझदार होते हैं, जिन्हें होश होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की हैं कि ये सब सिस्टम है, किसी एक चीज़ को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं, सबके अपने अपने महत्व होते हैं। असली बात तो आप हैं, आपकी अवेयरनेस है। और ठीक इसी तरह अध्यात्म में होता है कि कुछ लोग सही बात न जानने के कारण, क्योंकि उनका अपना कोई प्रैक्टिकल अनुभव तो ज़्यादा होता नहीं, वो प्रचार प्रसार से सम्मोहित होकर एक तरह से कुछ भी जो है कहना सुनना शुरू कर देते हैं, प्रचार शुरू कर देते हैं। लेकिन चलता है, सारा प्रचार का ज़माना है, और आप रोज़ देखते हैं कि लोग इधर से उधर एक तरह से इंटरनेट पे ही सामग्री इधर से उधर उठाई, और गुरु बन गए, चैनल पे वो सारा डाल दिया,
और लोग तो फ्री के सस्ते के चक्कर में रहते हैं, और कुंडलिनी के किस अद्भुत शक्ति आ जाएगी, वो हो जाएगी, और ये चक्कर में अज्ञानता के कारण उनसे जुड़कर बड़ी भीड़ और एक तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से हम खड़ा कर लेते हैं। और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी चलती हैं, लेकिन कोई कहीं चेकिंग तो कुछ है नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक मित्र ने मेरी कोई वीडियो देखी होगी, उन्होंने कमेंट किया कि महाशय आपको कुंडलिनी के बारे में सही जानकारी नहीं है, और एक लिंक भेजा साथ में कमेंट किया कि आप इस पर इन गुरु जी की ये वीडियो देखें सुने। मैं मौन में था उस वक्त, मैं वो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक बार वीडियो कमेंट देखता था पूरे 24 घंटे में कि कौन क्या कर रहा है, किसका जवाब। तो मैंने उनको लिख दिया कि मैं मौन में, और 21 दिन के बाद फ़ोन पर इस विषय में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उनको तो समझ में नहीं आया। फिर वो इन्होंने फ़ौरन फिर कमेंट किया कि आपको ये जो आदि शक्ति कुंडलिनी है, इस माँ के बारे में इस तरह कहने लगे, आपको ये इसके बारे में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कुंडलिनी के। आप इस तरह के एक कोई ने वीडियो देखी होगी मेरी, कहीं कुंडलिनी का जिक्र होगा उसमें। तो फिर मैंने उनको सिर्फ इतना ही कमेंट लिखना पड़ा कि जब एक तरह से आप भ्रम फैला सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं भ्रम फैला सकता? आप भी स्वतंत्र, आप भी भ्रम फैलाइए, मैं भी फैला रहा हूँ जैसा मेरे से हो रहा है। तो फिर इसी तरह 3-4 कमेंट हुए, और फिर अंत में ये वाकई निरुत्तर हो गए एक तरह से। 3-4 कमेंट के बाद ये थोड़ी देर चला मामला, और अंत में जब कोई बात नहीं जवाब दे पाए, वो रुके भी नहीं, 5-10 दिन और रुके थे, तो उसके बाद डिटेल पर बात भी करते। तो फिर अंत में उन्हें ये लिखा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, जब उन्हें कोई किसी बात का उत्तर नहीं दे पाए, कि मैं क्षमा चाहता हूँ और बस आप इसे यहीं बंद कर दें। तो अब लोग हैं, एक और माँ ने ईजाद कर ली कुंडलिनी माँ, पहले ही काफ़ी माएँ हैं इसमें तो, अध्यात्म में तो पूरा सच ये है कि ये जो आदमी होशपूर्ण हो जाता है, मैं कुंडलिनी के बारे में सिर्फ इतना ही बताऊं कि जो अवेयरनेस को उपलब्ध हो जाता है, वह इतना संवेदनशील हो जाता है कि उसे अपने शरीर के हर सिस्टम का पूरा पूरा एहसास होता रहता है। और इतना ही नहीं, वह तो सच में सामने वाले के मन के अंदर भी एक तरह से बिना जाने ही दूर तक को उसको भी देख लेता है कि वो सच में दूसरा कहाँ पर है। क्योंकि ये बड़ा नियम है, जो अपने अंदर जहाँ तक चला जाएगा वो दूसरे के अंदर भी उतनी ही दूरी तक देख लेगा। और बुद्ध पुरुष की तो एक तरह से असली जो चीज़ होती है वो होती है उसकी अवेयरनेस, जिसके कारण वह अपने माइंड बॉडी का जो ऊर्जा है, इनके सिस्टम से, इनकी क्रियाओं से, जो हमारी बॉडी से रिलीज ऊर्जा होती है कुंडलिनी से, सेल्स से और से, उस सारे सिस्टम को पूरा समझ जाता है, उसका मालिक हो जाता है, और वो सारी चीज़ों से महसूस होते हैं। उसे ये भी पता लगता है कहाँ अपनी ऊर्जा का उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, और इस सब का एक तरह से वो फिर सही ढंग से उसका नियोजन करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और फिर इसी होश और इसके सहारे सहजता के फिर धीरे धीरे एक तरह से आगे बढ़ता है अपनी यात्रा में। तो ये बातें हुई। अब यहीं पर एक बात और भी थोड़ी समझ लेना जरूरी है कि ऊर्जा तो अनेक लोग अतिशय मात्रा में किसी भी इमरजेंसी वश भी जगा लेते हैं, जिनका अगर दूसरी वीडियो बनी तो मैं उसमें और डिटेल में बताऊँगा। ऊर्जा की सिर्फ बात नहीं है, वो तो लोग कई कई कारणों से भी हो जाता है, इमरजेंसी में आ जाती हैं बहुत सी ऊर्जाएँ लोगों पर, फिर वो एक इमरजेंसी गई, वो ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो लेकिन इस पर आप देखो, ऊर्जा वाली बात जो कुंडलिनी करती है, इस पर आप थोड़ा सा सोचें तो कोई भी बुद्ध पुरुष, मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा अब तक कि जिसने सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी के द्वारा ही कोई एनलाइटनमेंट पा लिया हो। और हालांकि चर्चा जरूर सब करते हैं, उसने भी सिर्फ इतना ही कहा है कि यह भी एक मार्ग हो सकता है, यह भी मार्ग है, ध्यान भी कराए हैं चक्रों पर। और कृष्ण मूर्ति ने तो उसे सिर्फ इतना ही कहा कि रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, और कहा कि इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनको ये चक्कर वगैरह कुंडलिनी वुंडलिनी सारे, ये सारा गुरुडम का मामला उन्होंने तो बिल्कुल ही मना किया, सिर्फ इतना कहा कि ऊर्जा का सिस्टम है। लेकिन लोग उनको भी अपनी वीडियो मैंने देखा, जय कृष्ण मूर्ति को भी फिट कर लेते कि उन्होंने ऐसा कहा, अपने पक्ष में उनके भी बयान को बदल लेते हैं। जबकि पूरी सच बात है कि मनुष्य मन हमेशा से काल्पनिक और एक तरह से चमत्कारिक रहस्यपूर्ण बातों में अधिक रुचि रखता है। और इसीलिए ऐसी बातों, ऐसी साहित्य जो इस तरह के होते हैं, या फिल्में इस तरह की होती हैं जो काल्पनिक उन पर चीज़ों पर होती हैं, रहस्यवादी स्टाइल में होती हैं, ये बहुत ज़्यादा चलती हैं। और जब किसी चीज़ की सीधी बात है सबसे ज़्यादा गाहक होती हो, तो वो चीज़ तो फिर नए नए रूपों में बाज़ार में आई जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो सप्लाई और डिमांड का एक तरह से सिद्धांत है मार्केट का, ये भी मार्केट है अध्यात्म का भी पूरा। तो मैं एक तरह से उन सभी मित्रों को बता दूं जो ऐसे गुरुओं से या कुंडलिनी या चमत्कारों वाली संस्थाओं से जुड़े हैं, उनके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता हो जो एक सामान्य आदमी ना कर सकता हो,
और वैज्ञानिक नियमों से भी एक तरह से हटका हो, बिल्कुल ही आश्चर्यजनक, तो उनके लिए कई संस्थाएं विश्व में, उन्होंने करोड़ों करोड़ों के नाम भी रखे हैं। वो उनसे संपर्क कर लें या मेरे से कर लें, मैं उनका वो दे दूंगा, अगर कुछ ऐसा सिद्ध कर सकें कि जो उन्हें कुंडलिनी के बारे में या कुंडलिनी के द्वारा एकदम से कुछ ऐसी अतिशय चीज़ पा ली, कोई अतीन्द्रिय शक्ति पा ली। तो मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि इन इस तरह की बातों में ज़्यादा ना उलझें, बिल्कुल भी। इनको थोड़ा बहुत जानकारी ले ली ठीक है, बल्कि अपने एक तरह से स्वयं के जागरण पर सीधा काम करना चाहिए, अपनी होश पर ही। और उसकी भी एक तरह से, मैं तो उसमें भी यहाँ तक कहता हूँ, मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा कि जो आपकी अवेयरनेस है, जागरण है, उसका भी वैज्ञानिक रूप से एक तरह से पुष्टि करने वाली बातों पर ध्यान देना चाहिए। काल्पनिक भावुकतापूर्ण शब्द जाल में मानसिक संसार से बाहर निकलकर वास्तविकता को एक तरह से जानना चाहिए। उसमें भी कई चीज़ें हैं, मैंने मशीन के बारे में बताया, और भी कई चीज़ें, उन पर मैं फिर अलग किसी वीडियो में पूरी बातें करूँगा। तो सही वीडियो पर काम करें, सीधा अपने पर काम करें, ज़्यादा बेकार की चीज़ों में ना उलझें। जो हमारी असली आवश्यकता हो पहले से क्लियर करें, और जो उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें हेल्प करते हैं उन पर ही काम करें। बेकार की जानकारी इकट्ठी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आशा है कि थोड़ा आपको ये वीडियो कुछ ठीक लगी होगी। अगर किसी मित्रों को कुछ पूछना है तो कमेंट से पूछ सकता है, फ़ोन से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, उसमें भी कुछ और चीज़ों को आपको एक तरह से समझने में, इन सारे सिस्टम को और अच्छा वो हेल्प होगी। तो अगर ठीक लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से ज़रूर करें। पार्ट 2 आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। और थोड़ा आप मेरे इस चैनल को ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया करें, आप सभी से निवेदन है। मित्रों से भी करें, जोड़ें, जिसको जो पूछना पूछें। हम सभी एक दूसरे से शेयरिंग करके, एक दूसरे की हेल्प लेकर, हेल्प देकर ही हमें आगे विकसित होना है। वो संघ यही तो है, इसलिए जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं संगम शरणम गच्छामि, और संघ क्या है। तो थोड़ा ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और अंत में आप लोगों ने सुनी, आप सभी को मेरा प्रणाम।